हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर एक इलेक्ट्रिक डायपोल को हम लोग किसी एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो फिर उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का उस डायपोल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल आता है तो उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक फोर्स लगता है, जिस फोर्स को वो चार्ज फील करता है। क्योंकि डायपोल में दो चार्ज पाए जाते हैं, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू, तो उसकी वजह से क्या होगा कि डायपोल के ऊपर भी कुछ ना कुछ फोर्स लगने वाला है। तो उसकी वजह से डायपोल में क्या होगा, उस फोर्स की वजह से क्या वो लीनियर मोशन शो करेगा, रोटेशनल मोशन शो करेगा, क्या होने वाला है, ये सारे मामले को आज हम लोग समझेंगे। तो हम लोगों का हेडिंग क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी एक यूनिफॉर्म। फिलहाल हम लोग यूनिफॉर्म के बारे में बात करें, नॉन यूनिफॉर्म का केस भी हम लोग देखेंगे कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल को अगर हम लोग एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो फिर क्या होगा। चलिए इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो मान लेते हैं कि ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका डायरेक्शन कुछ इस तरीके से ले लेते हैं। ओके, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग एक डायपोल को प्लेस करते हैं ए बी। मान लेते हैं कि ए बी एक डायपोल है, ए और बी। ए में चार्ज हम लोग ले लेते हैं माइनस क्यू और बी में चार्ज ले लेते हैं प्लस क्यू। और इस डायपोल का लेंथ हम लोग जानते हैं कि नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं 2a, तो इसका पूरा लेंथ हम लोग मान लेते हैं 2a। और डायपोल को कुछ इस तरीके से प्लेस करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मूवमेंट के बीच में एक एंगल बन रहा है जो हम लोग को दिख रहा है, ये थीटा। यहाँ पर ये डायपोल का डायरेक्शन हुआ P और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हुआ E। इन दोनों के बीच में एक एंगल ले लेते हैं थीटा। तो मतलब एक डायपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ इस तरीके से रखना है कि दोनों के बीच में एक एंगल बन रहा है थीटा। थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री का हम लोग ले लेकर अलग अलग केस को देखने वाले। फिलहाल हम लोग थीटा एंगल के ऊपर बात कर रहे हैं। ओके, अब जैसे चूंकि हम लोग जानते हैं कि अगर कोई चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो वो चार्ज क्या करेगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स को फील करेगा। ध्यान में रहे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम लोग देख रहे हैं ये एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसी और चार्ज ने बनाया और डायपोल को उस इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया गया। तो डायपोल के दोनों चार्ज के ऊपर उस इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट होगा, वो डायपोल का दोनों चार्ज उस इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स को, इफेक्ट को फील करेगा। तो इस चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगने वाला है और इस चार्ज के ऊपर भी एक फोर्स लगने वाला है। अब यहाँ पर एक और बात कि हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगता है वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है और नेगेटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगता है वो अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है। तो इन दोनों बातों को हम लोग पहले नोट कर लेते हैं कि फोर्स ऑन चार्ज प्लस क्यू एट बी F इज इक्वल टू क्यू ई किस डायरेक्शन में लगने वाला है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज मूव करता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लोग लिख सकते हैं अलोंग ई। अब इसके ऊपर फोर्स ऑन चार्ज माइनस क्यू एट ए में जो चार्ज रखा गया माइनस क्यू, उसके ऊपर फोर्स क्या लगने वाला है, F इज इक्वल टू क्यू ई। और डायरेक्शन क्या होने वाला है इसका, ये डायरेक्शन होगा क्योंकि हम लोग जानते हैं कि माइनस चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स पड़ता है वो अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो F इज इक्वल टू क्यू ई लिख सकते हैं अपोजिट टू ई। अब ये दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है। क्यों इक्वल हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। जिस जगह पे भी जाएंगे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम लोग को इक्वल मिलने वाला है। और डायपोल के दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड भी हम लोग सेम यूज़ करते हैं, बस एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। इसलिए दोनों के ऊपर जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स का मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा। तो नेट फोर्स उस डायपोल के ऊपर क्या लगने वाला है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में 10, दूसरा फोर्स इस डायरेक्शन में 10, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट, तो नेट फोर्स 0। तो हम लोग लिख सकते हैं नेट फोर्स ऑन डायपोल इज इक्वल टू 0। दिखा देते हैं क्यू ई माइनस क्यू ई इज इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पर एक बात है कि ये दोनों फोर्स डायपोल के दो अलग अलग पॉइंट पर लग रहा है और जब भी कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के दो डिफरेंट पॉइंट पर लगता है तो उस वक्त उसमें रोटेशनल मोशन क्रिएट होता है, मतलब एक टॉर्क आ जाता है वहाँ पर। तो जिसकी वजह से क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट घूमने लगता है, उसमें रोटेशनल मोशन होने लगता है। चूँकि यहाँ पर फोर्स दो अलग अलग पॉइंट पर लग रहा है इसलिए डायपोल में नेट फोर्स तो 0 हुआ, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये दोनों फोर्स अलग अलग पॉइंट पर है इसलिए इसमें रोटेशनल मोशन क्रिएट होगा। हम लोग कह सकते हैं एक टॉर्क आएगा यहाँ पर। तो हम लोग लिख सकते हैं
टॉर्क इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या था, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब कोई भी एक फोर्स यूज करेंगे और दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे। अब यहाँ पर दोनों फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस को देखो, तो ये एक फोर्स ऐसे है और एक फोर्स ऐसे, दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा। तो इसे कुछ इस तरीके से बना लेते हैं हम लोग कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है AC। अच्छा, अब ये दो लाइन पैरेलल अगर होता है तो तीसरा लाइन अगर कट करता है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है, थीटा थीटा, तो इसे भी हम लोग मान लेते हैं कि ये भी थीटा है। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ABC में साइन थीटा इज इक्वल टू AC अपॉन AB, और AB का वैल्यू क्या है 2A, तो लिख सकते हैं AC इज इक्वल टू 2A साइन थीटा। ठीक है, तो फोर्स को हम लोग क्या लिखते हैं, फोर्स इज इक्वल टू QE, किसी भी एक फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस AC। तो QE और AC का वैल्यू क्या है 2A साइन थीटा। अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि Q इंटू 2A, Q इंटू 2A क्या होता है, डायपोल मोमेंट, तो इसे हम लोग लिख लेते हैं PE साइन थीटा। ओके, ये क्या हो मिला हम लोग को, ये मिला हम लोग को एक टॉर्क। अब चूंकि टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका वेक्टर फॉर्म भी बना सकते हैं हम लोग। तो वेक्टर फॉर्म बनाने के लिए हम लोग इसे कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, टॉर्क P क्रॉस E, और कोई कह सकता है कि E क्रॉस P। अब सवाल यहाँ पर है कि इन दोनों में एक सही है और एक गलत है, तो कौन सा सही है और कौन सा गलत है इसे हम लोगों को समझना है कि P क्रॉस E लिखना है या E क्रॉस P लिखना है। तो सबसे पहले बात हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि ये मामला हम लोगों को समझ में आएगा यहाँ से कि इन दोनों में कौन करेक्ट है और कौन करेक्ट नहीं है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि टॉर्क की वजह से डायपोल किस डायरेक्शन में घूमने वाला है, ये भी जो डायपोल है वो कैसे मूव करेगा, कैसे रोटेट करेगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये B के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है और इसके ऊपर इस डायरेक्शन में, मतलब कुछ इस तरीके से। तो इसके ऊपर फोर्स ऊपर लग गया तो ये क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज मूव करने वाला, मतलब एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से मूव करेगा टॉर्क डायपोल। ठीक, अब टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा, चूंकि ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड। ठीक, अब हम लोगों को समझ में आया कि टॉर्क का डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड। तो अब आउटवर्ड को इन दोनों वेक्टर से निकालना है कि किससे हम लोगों को टॉर्क आउटवर्ड मिलने वाला है और किससे इनवर्ड मिलने वाला है। तो अगर हम लोग E क्रॉस P करते हैं, E क्रॉस P, तो थंब रूल के हिसाब से हम लोगों को टॉर्क क्या मिलेगा, इनसाइड मिलने वाला है। तो इनसाइड तो नहीं है, टॉर्क का डायरेक्शन क्या है, इसके मोशन से हम लोगों को दिखा, इसके रोटेशन से हम लोगों को दिखा कि टॉर्क का डायरेक्शन आउटवर्ड है। तो E क्रॉस P तो हम लोगों को क्या दे रहा है, इनवर्ड, लेकिन हम लोगों को क्या चाहिए, आउटवर्ड। तो हम लोग क्या लिखेंगे, P क्रॉस E, तो ये करेक्ट है और ये रॉन्ग है। दोनों को लिखना आप लोग, और एक को करेक्ट करना और एक को रॉन्ग करना। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि थीटा के अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग पॉइंट पर इस डायपोल के ऊपर टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड आने वाला है वो क्या क्या आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लेना। इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा अगर 0 डिग्री होगा, 0 डिग्री का केस मतलब ये डायपोल कुछ इस तरीके से ऐसे घुमाते जाएंगे, एंगल कम होते 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 ऐसे, मतलब पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव नीचे, मतलब डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन देखो, जब ऐसे रोटेट करेंगे तो P का डायरेक्शन ऐसे है ना, ये P का डायरेक्शन है, जब ऊपर जाएगा तो P का डायरेक्शन और E का डायरेक्शन सेम, मतलब एंगल 0। इफ थीटा इज इक्वल टू 0 तो साइन 0 कितना मिलता है, साइन 0 डिग्री भी 0 होता है। जब साइन 0 0 होगा तो टॉर्क का वैल्यू क्या आएगा, तो टॉर्क भी 0 हो जाएगा। और जब टॉर्क 0 होगा तो मतलब क्या हो रहा है कि डायपोल में किसी भी तरह का रोटेशनल मोशन नहीं होने वाला है, क्योंकि टॉर्क 0 हो गया। रोटेशनल मोशन के लिए टॉर्क का होना ज़रूरी है। ठीक है, तो क्या लीनियर मोशन होगा, नहीं, क्योंकि हम लोग इस बात को पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि नेट फोर्स ऑन डायपोल 0 हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है। तो लीनियर मोशन का तो कोई सवाल ही नहीं है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, सवाल होगा सिर्फ रोटेशनल मोशन के ऊपर, और वो भी नहीं हो रहा है किस एंगल के लिए, 0 डिग्री के लिए। तो मतलब ना लीनियर मोशन हो रहा है ना रोटेशनल मोशन हो रहा है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि डायपोल इक्विलिब्रियम में है। तो अब सवाल है कि कौन सा इक्विलिब्रियम, स्टेबल या अनस्टेबल, क्योंकि दो तरह का इक्विलिब्रियम होता है। तो ये 0 डिग्री में क्या होगा कि वो जो इक्विलिब्रियम आएगा वो होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पर हम लोग ये समझेंगे कि स्टेबल और अनस्टेबल हम लोग पहचानेंगे कैसे, वो मैं अभी बात कर रहा हूँ। दूसरा केस, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो साइन 180 का वैल्यू क्या आता है,
वो भी ज़ीरो, तो टॉर्क वो भी, यहाँ भी टॉर्क ज़ीरो मिला। अब ये जो होगा ये होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पर समझना है कि कैसे समझ में आया कि 0 में स्टेबल है, 180 में अनस्टेबल है, कि क्या बात हुई, इसे समझना है। तो समझने के लिए पहले ये देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है। डायपोल को जो हम लोग इसी डायरेक्शन में रखते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी ये और डायपोल का भी डायरेक्शन ये, ठीक है। दोनों के बीच में एंगल कितना, 0 डिग्री। जब डायपोल का डायरेक्शन ये होगा तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे होगा, तो नेगेटिव यहाँ पर होगा और पॉजिटिव यहाँ पर होगा, है ना। ऐसे कर देने से नेगेटिव नीचे चला आएगा, पॉजिटिव ऊपर। तो मतलब अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स पड़ता है, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से इसके ऊपर जो फोर्स पड़ता है वो किस डायरेक्शन में होता है, अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन इसके ऊपर जो फोर्स पड़ेगा वो ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। अब अगर हम लोग इसे उल्टा कर लेते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरीके से, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है और डायपोल का जो डायरेक्शन है वो कुछ ऐसा है, मतलब माइनस क्यू यहाँ ले लेते हैं और प्लस क्यू यहाँ ले लेते हैं, तो डायपोल का डायरेक्शन ये हो गया। अब इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री, ठीक। अब यहाँ पर ये सोचो कि ये पॉजिटिव क्यू यहाँ है और माइनस क्यू यहाँ पर है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये प्लस क्यू कहाँ जाना चाहता है, अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाना चाहता है, और माइनस क्यू कहाँ जाना चाहता है, ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाना चाहता है। लेकिन ये लोग जा नहीं पा रहा, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर नेट फोर्स 0, नेट टॉर्क भी 0, क्योंकि एंगल कितना 180 डिग्री। तो ना ही लीनियर मोशन हो रहा है ना ही रोटेशनल मोशन हो रहा है। लेकिन इन दोनों को ये पसंद नहीं कि हम लोग इस हालत में रहे। ये माइनस कहाँ जाना चाहता है, नीचे, और प्लस कहाँ जाना चाहता है, ऊपर। तो अभी ये लोग, इन लोगों के ऊपर नेट फोर्स भी 0, टॉर्क भी 0, लेकिन फिर भी ये लोग इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन में, वो कंडीशन स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है, क्योंकि इन लोगों का अपने अंदर से एक चाहत है कि हम ऊपर जाए, वो नीचे आए। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई चाहत नहीं था। नेट फोर्स 0 खुश, नेट टॉर्क 0 तो भी खुश, लेकिन यहाँ पर ऐसा सिचुएशन नहीं है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और इसे क्या कहेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब बात करते हैं कि अगर थीटा 90 डिग्री हुआ, इफ़ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो उस वक्त टॉर्क क्या मिलने वाला है, तो साइन 90 क्या होता है, 1, और टॉर्क इज इक्वल टू क्या होगा, PE, और ये टॉर्क का सबसे ज़्यादा वैल्यू होगा, हम लोग कहेंगे टॉर्क इज मैक्सिमम। मतलब किसी डायपोल को अगर हम लोग इस तरीके से रख दें, मतलब ये अभी थीटा है ना, अभी ऐसे रोटेट कर दें, मतलब प्लस क्यू यहाँ माइनस क्यू यहाँ, एंगल 90 डिग्री, तो इस वक्त इसके ऊपर लगने वाला टॉर्क मैक्सिमम होगा। तो ये कुछ कंसेप्ट था कि एक डायपोल को अगर हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, जो एक्सटर्नल हो, किसी और ने बनाया हो, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग डायपोल को ले जाकर रख देंगे, तो फिर वहाँ पर हम लोगों को इस तरह का सारा मामला देखने को मिलेगा, रोटेशनल मोशन होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात को क्लियर एकदम समझना है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, डायपोल में कभी भी लीनियर मोशन नहीं होता। अब बात करते हैं कि अगर हम लोग डायपोल को एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, जहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ यूनिफॉर्म नहीं है, तो उस वक्त डायपोल में क्या लीनियर मोशन हो सकता है या सिर्फ रोटेशनल मोशन होगा, ये सारी बातें हम लोग समझते हैं। तो इसे आप लोग पूरा नोट कर लेना, वीडियो को पॉज करके। अब हम लोग आगे बात करते हैं। कि अगर एक डायपोल को कुछ इस तरीके से रखते हैं, मान लेते ये माइनस क्यू और यहाँ पर प्लस क्यू, पॉइंट ए है ये, हाँ, और ये पॉइंट बी है। यहाँ पर क्या हम लोग देख रहे हैं कि इफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल को रखा है, ये आप लोग हेडिंग मान लेना। इफ़ द डायपोल इज प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फिर क्या होने वाला मामला, वो हम लोग समझते हैं। तो मान लेते हैं ऐसा कि चार्ज ए के पास, यहाँ पर पॉइंट ए के पास और पॉइंट बी के पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो डिफरेंट है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी मान लेते हैं E1 और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी मान लेते हैं E2, और ऐसा हम लोग सोच लेते हैं कि E2 ग्रेटर देन है E1, मतलब यहाँ पर पॉइंट बी पॉजिटिव चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा है, और पॉइंट ए नेगेटिव चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम है, E2 ग्रेटर देन E1।
अब चूंकि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू होता है क्यू इंटू ई। अब दोनों के पास क्यू का वैल्यू तो इक्वल है, लेकिन ई का वैल्यू अलग अलग होने की वजह से क्या होगा, इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा F2 और इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा F1, तो F2 इज इक्वल टू क्यू इंटू E2 और F1 इज इक्वल टू क्यू इंटू E1। तो फिर क्या होगा, F2 ग्रेटर देन हो जाएगा F1 से। अब मामला ये हो रहा है कि दोनों के ऊपर फोर्स अलग अलग आ रहा है, ये हम लोग को दिख रहा है कि फोर्स क्या है दोनों के ऊपर, अनइक्वल। तो फोर्स जब अलग अलग आएगा तो उस वक्त क्या होगा कि उसमें नेट फोर्स तो ज़ीरो नहीं हो सकता, और अगर जब नेट फोर्स ज़ीरो नहीं होगा तो उसके ऊपर लीनियर मोशन भी होगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि लीनियर मोशन हो सकता है। अब यहाँ पर हम लोग तीन अलग अलग तरह का कंसेप्ट समझेंगे, थीटा 0 डिग्री, थीटा 180 डिग्री और थीटा कोई भी एंगल। ठीक है, तो पहले हम लोग ये समझते हैं कि अगर थीटा 0 डिग्री हुआ तो पहले आप लोग ये समझ में आया आप लोगों को कि फोर्स अनइक्वल आने वाला है। क्यों अनइक्वल आने वाला है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेन इक्वल नहीं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इफ़ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू जब 0 डिग्री होगा तो हम लोगों ने देखा कि टॉर्क का वैल्यू उस वक्त क्या आने वाला है, 0, क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। अभी हम लोगों ने देखा ना, टॉर्क इज इक्वल टू क्या है, पी ई साइन थीटा। तो थीटा क्या होगा, 0 डिग्री में साइन थीटा क्या होगा, साइन 0 हो जाएगा। तो टॉर्क का वैल्यू क्या होगा, टॉर्क भी 0। तो रोटेशनल मोशन नहीं होगा, लेकिन लीनियर मोशन होगा। क्यों होगा, E2 का वैल्यू F2, यहाँ पर F2 और यहाँ पर F1 है। F2 को अगर मान लेते हैं 20 और F1 को मान लेते हैं 10, तो फिर क्या होगा, 20 फोर्स ऊपर 10 फोर्स नीचे। यहाँ पर ऐसे कुछ ऊपर की तरफ 20 फोर्स लग रहा है, नीचे की तरफ 10 फोर्स लग रहा है। नेट फोर्स कितना लग रहा है, 10। कहाँ, ऊपर की तरफ। तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऊपर की तरफ मूव करने लगेगा। तो यहाँ पर लीनियर मोशन होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं नो रोटेशनल मोशन बट लीनियर मोशन, या ऐसा लिख लेते हैं, रोटेशनल मोशन नहीं होगा, लीनियर मोशन होगा। दूसरा सवाल कि अगर थीटा 180 डिग्री हुआ तो उस वक्त भी टॉर्क क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि हम लोगों ने अभी भी देखा टॉर्क इज इक्वल टू पी साइन थीटा, साइन 180 डिग्री 0, साइन 0, तो टॉर्क भी 0। लेकिन यहाँ पर फिर पहला केस क्या, रोटेशनल मोशन होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि टॉर्क 0 है। लीनियर मोशन होगा, हाँ होगा। क्यों होगा, क्योंकि नेट फोर्स है। तो हम लोग लिख सकते हैं रोटेशनल मोशन नहीं होगा, दूसरा लीनियर मोशन होगा। अब बात करते हैं कि थीटा अगर 0 डिग्री या 180 डिग्री नहीं हुआ, उसके अलावा कुछ और हुआ। अब 0 डिग्री मतलब 0 में भी नहीं होगा, 360 में भी नहीं होगा, मतलब साइन जहाँ जहाँ 0 होता है उसको छोड़ के बात कर रहे हैं हम लोग। उसके अलावा अगर कोई और एंगल हुआ तो फिर क्या होगा, तो फिर वहाँ पर ये समझना है कि थीटा अगर साइन 0 नहीं हो रहा है किसी एंगल के लिए, कोई भी एंगल ले लेते हैं, 0, 180, 360, इसको छोड़ के हम लोग बाकी सारे एंगल में अगर देखते हैं तो साइन का वैल्यू 0 तो नहीं होता। तो उस वक्त क्या होगा, टॉर्क का वैल्यू हम लोग को मिलने वाला है, और नेट फोर्स भी 0 नहीं हो रहा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है। तो उस वक्त डायपोल में लीनियर मोशन भी होगा और रोटेशनल मोशन भी होगा। ठीक, इफ थीटा इज इक्वल टू, थीटा नॉट इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री, इफ थीटा नॉट इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री, तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या मिलने वाला है, पी ई साइन थीटा, कुछ भी होगा थीटा का वैल्यू। तो इस वक्त पॉइंट नंबर 1 रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन होगा, बिल्कुल होगा। और नंबर 2 लीनियर मोशन होगा, जवाब है बिल्कुल होगा। क्यों होगा, क्योंकि नेट फोर्स तो 0 नहीं है, पहले हम लोग समझ चुके हैं, और टॉर्क 0 नहीं है, इसलिए रोटेशनल मोशन भी होगा। तो ये कंसेप्ट था आज का हम लोग का कि एक टॉर्क को अगर यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से क्या क्या टॉर्क के ऊपर इफेक्ट होता है, क्या क्या हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो ये कंसेप्ट सिर्फ टॉर्क को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने का था। नेक्स्ट क्लास हम लोग देखेंगे कि अगर एक टॉर्क इलेक्ट्रिक फील्ड में, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रोटेट करता है तो उस वक्त उसके पास जो एनर्जी जमा होता है उस एनर्जी का वैल्यू क्या है। तो ये सारी बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो